आजकल तो यार बहुत ही मॉडर्न तरीके से अजीबोगरीब कारनामे चलते रहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो कल इन्होंने क्या किया, 4 घंटे का एक डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार का पूरा थीम सॉन्ग पोस्ट किया है लूप पर। और ये जो थीम सॉन्ग है वो है हमारे सुपरस्टार किट विल्सन। अगर आप थोड़ा बहुत भी डब्ल्यूडब्ल्यू में जो मीम्स बनते हैं उनसे अवेयर हो गए तो इनके थीम सॉन्ग पे बहुत ज़्यादा लोग वाइब कर रहे हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने रियलाइज़ किया कि अच्छा कुछ मतलब जो बहुत सारे ज़्यादा नंबर्स में फैंस हैं वो किट विल्सन के इस म्यूज़िक की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने लिटरली इसको 4 घंटे का ही डाल दिया। और कमेंट सेक्शन में भी लोग लगे हुए हैं कि भाई क्या बैंगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिलीवर किया, क्या सिनेमा डब्ल्यूडब्ल्यू ने हमको ये दिखा दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि सबरीना कारपेंटर जो एक सिंगर है अगर वो इसको परफॉर्म करेंगी तो कैसा रहेगा। तो पता नहीं, अपने म्यूजिक के साथ तो कुछ मतलब स्टोरी की बात नहीं हो रही, ना कैरेक्टर की बात हो रही है, ना रेसलिंग की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है उनके सिर्फ इस थीम सॉन्ग की। इससे पहले आपने देखा था कि ऐसे लोग जो है इसके अराउंड, इस म्यूजिक के अराउंड काफी बात कर रहे हैं। वैसे अगर आप इसे सुनोगे तो वाइब तो है म्यूजिक में, ये बात तो कहनी पड़ेगी। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और इस साल अपनी रिटायरमेंट से पहले 2026 में एजे स्टाइल्स टीएनए में एक बड़ा मैच रेसल करने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज टीएनए में अपीयर हुए हैं एजे स्टाइल्स, जिन्होंने शो को किक ऑफ किया। कोई बहुत ऐसे स्टोरी के बारे में उन्होंने बात नहीं करी, सिर्फ अपनी थोड़ी जो हिस्ट्री है उसी के बारे में बात करी। कैसे सब कुछ ये उन्हीं का बनाया हुआ है, कैसे टीएनए का ही सुपरस्टार है एजे स्टाइल्स। और वहां पे एजे स्टाइल्स को लेके आप रिएक्शन देखना, इवन थीम सॉन्ग भी उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू वाला यूज नहीं किया था। और उनके मल्टीपल सेगमेंट्स भी हुए हैं आज टीएनए में। फ्रैंकी कजारियन जो कि चैंपियन थे शो में, लेकिन एंड में टाइटल चेंज हो गया, उनको भी उन्होंने फेस टू फेस किया और उन्होंने उस टाइटल को देखा था जो कि टीएनए की चैंपियनशिप है। अब उसके बाद ना जो टाइटल चेंज हुआ तो ऑब्वियसली माइक सेंटाना ने वाला टाइटल जीता और उनके साथ भी उनका एक बैक स्टेज सेगमेंट था। तो शायद हो सकता है कि टीएनए की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, उस बड़े टाइटल के लिए एजे स्टाइल्स एक मैच भी रेसल कर लें। अभी जैसे एजे स्टाइल्स को उन्होंने फीचर किया वो क्लियर है कि डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं, टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यू मिलके एजे स्टाइल्स का वहां पे मैच प्लान कर रहे हैं। वैसे भी आपको पता है कि अब काफी ज्यादा माहौल ईजी हो गया है दूसरे प्रमोशन में जाके भी काम करने का विंस मैकमैन के जाने के बाद से। तो ऐसा नहीं होता कि ओ भाई हम तुमको इतनी स्पॉटलाइट नहीं देना चाहते, हम ऐसा नहीं करना चाहते। अब वो चीज़ काफ़ी सिंपल हो गई है, तो वो अलाउ भी करेगी। शायद विंस मैकमैन के टाइम में चीज़ कभी भी नहीं होती, लेकिन अब एजे स्टाइल्स आपको 2026 में एक मैच तो रेसल करते हुए दिखा देंगे टीएनए में। बाकी सोनिया डेविल जो कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार हैं, आज वो भी टीएनए में आ गई हैं। तो आज मैंने देखा वैसे ये शो, तो जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोडक्शन क्वालिटी काफ़ी हाई है। तो वैसा तो नहीं दिखेगा ये, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही इसकी रॉ फीलिंग है, वैसी जैसे टीएनए ने जब बढ़ना शुरू किया था, जब लोगों ने इसको पसंद किया था तो उस टाइम पे आती थी। तो इन्होंने हाँ एटमॉस्फेयर तो काफ़ी अच्छा क्रिएट किया है, ऐसा देख के लग रहा है। स्पेशली अब डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कोलैब भी हो गया, तो क्योंकि काफ़ी सारे डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार भी टीएनए में जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू टीएनए को उस मूवमेंट, उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं कि वो एईडब्ल्यू से बड़ी नजर आए। और क्यों, क्योंकि उनकी टीएनए के साथ यारी दोस्ती अच्छी है और एईडब्ल्यू ऑल एलीट रेसलिंग के साथ नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू के आने वाले गेम 2K26 की भी बात कर लेते हैं। अब इस गेम के बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन उस गेम में एक स्पेशल मोड होने वाला है। तो सीएम पंक पॉसिबली होंगे इसके कवर स्टार। और यहाँ पे जो जैसे हर एक सुपरस्टार, जब भी कोई कवर स्टार बनता है, फिर कोई अलग से एडिशन होता है, तो उसमें सुपरस्टार्स के मोड होते हैं जिसको फिर गेमर्स खेल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मोड होंगे, जहाँ पे ड्रीम मैचेस वाला एक मोड है, फिर उसके साथ उनके फेवरेट मैचेस जो भी होंगे करियर के, वो वाला मोड है। और एक मोड वो भी है कि अगर उन्होंने 2014 में डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं छोड़ी होती तो सीएम पंक का करियर कैसे चलता डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो ये स्टोरी लाइन के हिसाब से आते हैं, अच्छा वो हो सकता है। वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू के खुद के शोज ही स्टोरी लाइन के ऊपर के इंटरेस्ट से हम इसे देखते हैं, तो गेम में भी वैसी स्टोरी होगी। तो देखते हैं इसमें, क्योंकि मुझे लगता है सीएम पंक का खुद का भी काफ़ी अच्छा इनपुट होगा, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा कि वो किस तरीके से देखते हैं अपने करियर को अगर उन्होंने 2014 में डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ा नहीं होता। वैसे कंफर्म नहीं है कि वो कवर स्टार होंगे, ऐसा भी मैं सुन रहा हूँ कि क्या पता ईओ स्काई भी हो सकती हैं। बट हाँ, सीएम पंक के ऊपर जितना हैविली ऐसे लग रहा है कि चीज़ें सेंटर्ड हैं, शायद वही है फिर गेम के कवर स्टार। और हर एक डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर का वो एक ड्रीम भी होता है। वैसे इस ड्रीम को पहले भी जी चुके हैं सीएम पंक, क्योंकि वो ऑलरेडी 2013 वाला जो गेम था, 13 वाला ही था ना, हाँ, उसके कवर स्टार थे। मंडे नाइट रॉ में हमने ब्रॉन ब्रेकर को सस्पेंड होते हुए देखा, लेकिन क्या अब एडम पियर्स भी सस्पेंड होने वाले हैं? तो लोगन पॉल का जो व्लॉग आता है उसमें पॉल हेमन भी थे और वहां पे वो बोलते हैं कि ये जो जनरल मैनेजर एडम पियर्स ने हाथ उठाया ना ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, इसकी वजह से अब देखना वो सस्पेंड होगा। और अगर पॉल हेमन ने ये बात बोली है तो मतलब इसके कुछ ना कुछ मतलब तो होंगे ही। मे भी हो सकता है उन्होंने सिर्फ वैसे कैजुअली भी बोल दिया, लेकिन फिर मैं आपको एक ट्वीट भी दिखाता हूँ जो एडम पियर्स की तरफ से आता है। और वो यहाँ पे एक तरीके से क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं कि भैया ये जो तुम मेरी तरफ सारा इस ये जो भी हुआ मंडे नाइट रॉ में, उसकी गलतियां, उसका ब्लेम मेरे सिर पर डालने की कोशिश कर रहे हो, वो मत करो। इस वाले ट्वीट में वही एक्सप्लेन करना है कि भाई जो सिचुएशन थी, जैसा हुआ वैसे उन्होंने हैंडल किया, और ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है पॉल हेमन की तरफ से, वो गलत है। तो ये अच्छा लगता है वैसे देखे। एक टाइम था जब जनरल मैनेजर का कोई रोल ही नहीं होता था, कोई
वैल्यू ही नहीं होती थी, ऐसा लगता था कि भाई ये तो बस एक पपेट की तरह नाचता है। फिर एक पॉइंट पे ऐसा भी लगता था ये है ही क्यों, जब इसका रोल तो इतना होता ही नहीं स्टोरी में। लेकिन आजकल अभी की डब्ल्यूडब्ल्यू की बात करें भाई, तो जिस तरीके से निक ऑल्डिस और एडम पियर्स के रोल रहे हैं एज जनरल मैनेजर, उसको अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा। देखो, क्योंकि ये पहले ऐसे होते थे, थोड़ा नाम का बना दिया था उन्होंने। जैसे कर्ट एंगल की स्टोरी फिर भी बोल सकता हूँ, रिसेंटली वो इंटरेस्टिंग थी जब वो जनरल मैनेजर थे, उसके बाद तो बस ऐसे लगता था कि ये क्यों ही है। फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने कॉन्सेप्ट हटा भी दिया था, फिर वापस लेके आया तो अच्छे तरीके से ही। बट अभी भी फैंस एक जिस मैच का वेट करते हैं वो है रॉ का जनरल मैनेजर वर्सेस स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर। और डब्ल्यूडब्ल्यू को आजकल स्टोरीज को जितना घसीटने की आदत है, हो सकता है हम जो लोग यहाँ पे समय बैठ के बात कर रहे हैं हमारे बाल भी सफेद हो जाए और तब तक हमें मैच न दिखे। सोशल मीडिया पर सैवेज बनने के साथ साथ भाई ड्रू मैकिंटायर हमारा लौंडा बहुत ज्यादा जेंजी वाली जो वाइब है वो देता है। अब देखो, उन्होंने अपनी फोटोज पोस्ट करी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ, और यहाँ पे कैप्शन में उन्होंने लिखा है ऑरा फार्मिंग, जो कि आजकल आपको पता है एक नया वर्ड है जो पिछले एक आध साल में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड पे चल रहा है। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन को एडवर्टाइज करते हुए नया रेंडर भी निकाला है ड्रू मैकिंटायर का, जहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे एडवर्टाइजमेंट है ड्रू मैकिंटायर का उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ। और कल जो स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर आएंगे हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन की तरह। मैं तो उनके प्रोमो का मतलब प्रोमो सुनने के लिए बहुत ज़्यादा मैं बेताब हूँ, क्या वो बंदा वहाँ पे बातें क्या बोलता है, क्राउड का उनको रिएक्शन कैसे मिलता है। और स्मैकडाउन में ये वाली स्टोरी तो इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से वो टाइटल चेंज भी हुआ है, कोडी रोड्स भाई इतनी आसानी से पीछे तो हटेगा नहीं, तो उसको भी चुल करनी होगी। जेकब फाटू ने तो भाई वो रहा के वहाँ पे रोला ही मचा दिया था। तो ये अब स्टोरी जो है काफ़ी इसको इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। और उससे बड़ी बात ये कि जेकब फाटू और कोडी रोड्स को साइड में हटाओ, क्वालिफाइंग मैचेस होंगे जो कि डिसाइड करेंगे कि रॉयल रंबल में कौन फेस करेगा ड्रू मैकिंटायर को। तो ये स्टोरी तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अच्छे से बना दी है, इंटरेस्टिंग बोल सकते हो। और रॉयल रंबल की बात चली है भाई, तो एक ग्राफिक भी आ चुका है नेटफ्लिक्स इंडिया की तरफ से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने रॉयल रंबल के बारे में इतनी ज़्यादा इसलिए बातें भी नहीं करी थी, क्योंकि वो खुद शायद थोड़े अनश्योर थे कि क्या स्टेडियम तब तक बन पाएगा, क्या वहाँ पे शो होगा भी या फिर नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस हिसाब से काम उन्होंने तेजी से कर दिया है, अच्छे से हो जाएगी रॉयल रंबल, अब उसमें कोई शक है नहीं। तो इसीलिए भी हम शायद डब्ल्यूडब्ल्यू जो हम सोच रहे हैं कि इतना डिले क्यों कर रही है, क्योंकि मुझे याद है कि कई बार तो 40-45 दिन पहले भी किसी ने अपनी रॉयल रंबल की एंट्री को डिक्लेयर किया, लेकिन अब तक वो चीज़ उन्होंने करी नहीं। बट अब ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू भी श्योर हो चुकी है, और अब अगले स्मैकडाउन रॉ से जो पूरी हाइप है डब्ल्यूडब्ल्यू अब वो बनाना शुरू कर देगी। मतलब अब नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे भाई, अब तो 15-20 दिन के आसपास रह गए, और इतना टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू यूजुअली लेती नहीं है रॉयल रंबल के मैच को बिल्ड करने के लिए एटलीस्ट। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को वो चीज़ डिसअपॉइंट करने वाली है, क्योंकि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि स्टोरी लाइन को भी अफेक्ट करने वाली है, किसी के पर्सनल खुद के उसकी वजह से, किसकी वजह से कि वो क्या देखना चाहता है या उसे क्या सबसे अच्छा लगता है। तो अभी मैंने आपको पिछले 2-3 दिन से मैं बता रहा हूँ कि कैसे जो रोड टू रेसलमेनिया है वो बहुत ज़्यादा केओटिक हो सकता है, जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गए हैं। अभी स्क्रीन पर आपको ये वाली वीडियो दिख रही होगी जहां पे मैंने रेसलमेनिया 42 के मैचेस बुक करे हैं और उसकी पूरी स्टोरी लाइन बुक करी है, अगर सब कुछ मेरे कंट्रोल में होता। और उस पूरी वीडियो को बनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई कितनी ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू के पास पोटेंशियल है इस साल की रेसलमेनिया को बड़ा बनाने की, तगड़ा बनाने की, और ऐसा बनाने की कि हम इसको रेसलमेनिया 40 से कंपेयर करें। तो मेंबरशिप पर मैंने ये वीडियो डाल दी है, अगर आप मेंबरशिप आपने ज्वाइन करी हुई है तो आपको वीडियो दिख जाएगी। और अगर आप ऐसे अलग से वीडियो और देखना चाहते हो तो उसके लिए आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। बाकी नॉर्मल वीडियोस तो आती रहती है, लेकिन पता चलेगा आपको कि भाई दिमाग, मतलब मेरे को भी लगा कि दिमाग तो बड़ा सही लगाया जा सकता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा सा भी लगाए अपनी स्टोरी लाइन को बेटर करने के लिए। फिर मैंने आपको ये बताया कि ड्रू मैकिंटायर को एक मिडिल मैन की तरह यूज किया जा रहा है। इवेंचुअली डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच तक पहुंचेगी, जहां पे रोमन रेंस एज चैलेंजर नहीं एज चैंपियन जाने वाले हैं, क्योंकि वो रेसलमेनिया से पहले ही चैंपियनशिप जीत जाएंगे। तो अब डर्ट शीट्स का कहना यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में जो लोग हैं वो रेसलमेनिया के बाद कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन देखना चाहते हैं। और ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरा फ्लिप किया कि कोडी रोड्स के पास नहीं, रोमन रेंस के पास होगी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, वो इसीलिए ताकि ऐसा ना हो कि रेसलमेनिया में जाके अगर रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रोमन और कोडी का मैच होता है और कोई बीच में टाइटल चेंज नहीं होता, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स ही रहते, तो लगता है कि हाँ भैया अब रेसलमेनिया में टाइटल चेंज एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के लोग एक्साइटेड होते हैं। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसी फ्लैट एंडिंग दे देती कि भाई कोडी रोड्स ने फिर से टाइटल रिटेन कर लिया, तो वो चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर बैकफायर कर जाती। तो इस वजह से
वो टाइटल रोमन रेंस के पास आया है कि बीच में ड्रू भी चैंपियन बन गया, रोमन रेंस के पास भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप आ गई और रेसलमेनिया के बाद कोडी रोड्स ही है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। ये चीज़ तो क्लियर है, देखो कि डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज़्यादा ये चीज़ पुश करती है कि कोडी रोड्स हमारा फेस है कंपनी का, ये कंपनी को आगे लीड करने वाला है और उसके सारे रीजंस भी हैं क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को हमेशा एक बंदा चाहिए होता है। लेकिन ऐसे पूरी तिगड़म बिठा के जिस तरीके से चीज़ों को बना रहे हैं स्टोरी में भी, और बीच में ड्रू मैकिंटायर का सोचो वो क्या सोच रहा होगा यार कि मैं तो अपनी अलग सी स्टोरी के सपने देख रहा हूँ, मैं अपनी खुद की कोई स्टोरी में नहीं हूं, मैं किसी की स्टोरी में एक स्टोरी हूं, और इसीलिए ड्रू मैकिंटायर फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने। तो अगर ऐसा प्लान है तो सिंपल ये होने वाला है कि रोमन रेंस अभी ड्रू मैकिंटायर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ले लेंगे, अनडिस्प्यूटेड चैंप, उसके बाद रोमन रेंस का पत्ता हो गया पूरा, वो सॉरी ड्रू मैकिंटायर का पत्ता तो हो गया साफ, और अब मैच होगा रोमन और कोडी का, जहां पर रोमन रेंस अपनी टाइटल को एक बार फिर से डिफेंड करेंगे और कोडी रोड्स वहां पे फिर से उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को कैप्चर कर लेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इस चीज़ से डब्ल्यूडब्ल्यू को इतना भी क्या ज़्यादा फायदा हो जाने वाला है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से देखते हो कि साल की स्टार्टिंग में कोडी रोड्स के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप थी और उसके बाद रेसलमेनिया में फिर से वो टाइटल जीत जाएंगे, तो वो 2-3 महीनों में तुमने टाइटल ना रख के भी कोडी रोड्स के साथ कर क्या लिया है। तुम्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि क्या जिस बंदे के ऊपर हमने सारी कमान संभाली है डब्ल्यूडब्ल्यू की, वो अच्छी स्टोरी में बुक्ड है या फिर नहीं। देखो एक चीज़ तो है जो कंपेरिजन अगर होगा रोमन रेंस और कोडी रोड्स का, कि क्योंकि रोमन रेंस पार्ट टाइमर है तो भाई वो उस जगह के लिए वैसे भी फिट नहीं होते, क्योंकि तुम्हें एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो एटलीस्ट मेजर स्टोरी लाइन का पार्ट हो और ज़्यादा टाइम शोज पर एक्टिव हो, क्योंकि ये वाला जो रोमन रेंस का स्टेटस है पार्ट टाइम वाला, ये तो ब्रॉक लेसनर के लेवल पे जा चुका है, जितना ज़्यादा वो पार्ट टाइमर रहते हैं तो उतना भी पार्ट टाइमर हो नहीं पाता। अगर सीएम पंक जैसा स्टेटस भी हो कि भैया बंदा भले ही सारे मैचेस सारे शोज में मैचेस रेसल नहीं करेगा, कभी कभी पंक भी छुट्टी मार लेते तो उतना फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यू कर लेती है, लेकिन क्योंकि उनको भी पता है कि रोमन रेंस अवेलेबल है नहीं तो फिर दूसरा कोई रीज़न भी नहीं बचता है। बट अगर ऐसे चल रहा है भाई तो पता नहीं फिर कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू आगे उनकी स्टोरी लाइन हमको डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन हमको एक्साइट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ड्रू मैकिंटायर के लिए बुरा लग रहा है, रोमन रेंस का एक वो बढ़िया वाला रेन भी नहीं हमको मिल पाएगा और घुमा फिर आके कोडी रोड्स के पास फिर से टाइटल आ जाएगा और फिर से वो स्टोरी वैसी फ्लैट होगी, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को लगता भी नहीं है कि कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन्स फ्लैट होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें। तो आप बताओ इसके ऊपर ओवरऑल आपका क्या थॉट है। मेरे ख्याल से कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यू को रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसे चला तो फिर वही है, रेसलमेनिया तक तो चलो फिर भी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन उसके बाद मामला फिर वैसे ही फीका पड़ जाने वाला है। और जाते जाते मैं आपको क्रिस जेरिको के बारे में बता देता हूँ। भाई क्रिस जेरिको का तो कुछ अलग ही स्टेटस अब पता चल रहा है। तो अभी क्या है, उनका जो फौजी बैंड है जिसमें वो गाना बजाना करते हैं, उसका पूरा एक टूर चलने वाला है, जो कि 6 फरवरी से शुरू होगा और ये 21 फरवरी तक चलने वाला है। तो अगर हम ये मान रहे हैं कि रॉयल रंबल में क्रिस जेरिको का रिटर्न हो रहा है, तो भाई उसके बाद तो वो शोज पर आने के लिए अवेलेबल ही नहीं है एटलीस्ट 1 महीने तक। तो क्या क्रिस जेरिको आ भी रहे हैं? मेरे को तो अब इसी चीज़ के ऊपर डाउट हो गया, क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आने का प्लान कर रहे होते तो क्या इस टाइम पीरियड पे वो अपना ऐसे म्यूजिक वाला टूर कर रहे होते? तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको रेसलमेनिया 42 की मैचेस की बुकिंग और पूरी स्टोरी लाइन दिख रही होगी। इस वीडियो को जाके देखोगे तो डेफिनेटली आपको मजा आ जाएगा। ये बोलोगे कि भाई हमारे रोहित भाई अगर होते क्रिएटिव हेड तो शायद मजा आ जाता। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।